सुप्रभातम। ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हमारा संस्कृत शिक्षण चल रहा है, उसमें हमारी जो 3 यूनिट है वो पूर्ण हो चुकी है। आज जो हमारी चौथी इकाई है, उस इकाई का नाम है पाठ्यक्रम निर्माण से सिद्धांत। अर्थ कि पाठ्यक्रम निर्माण से सिद्धांत, कि पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय किन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए और किन विषयों का अधिक से अधिक पाठ्यक्रम में समावेश करना चाहिए। इस विषय में सर्वप्रथम पाठ्यक्रम से अर्थ किम होती। देखिए, पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं तो हमारे लिए जानना आवश्यक है कि पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है। तो बता रहे हैं कि पाठ्यक्रम है शब्द से उद्गम है लैटिन भाषायाः कुरेरी इति शब्दात् अभवत्, यस्य अर्थः भवति लक्ष्यं प्रति गमनस्य धावन मार्ग। क्या कह रहे हैं कि जो पाठ्यक्रम शब्द है उसका जो उद्गम है, यानी जिससे वो बना है, वो लैटिन भाषा का कुरेरी शब्द है। उस शब्द से उसका निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है कि लक्ष्यम प्रति गमनस्य धावन मार्गम, कि प्रत्येक छात्र को अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करना। अर्थात सामान्य अर्थे वयम कथयितुं शक्यते यत्, सामान्य अर्थ में हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम है एक मार्ग जो छात्रेषु स्व उद्देश्यानां प्राप्त्यर्थम आवश्यकम अस्ति। कि पाठ्यक्रम एक मार्ग है जो छात्रों को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इसके विषय में जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है 1952-53, वो क्या कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम है तेषां समस्त अनुभवानां समूह है यान छात्राः अनेकाभिः प्रक्रियाभिः प्राप्तं कुर्वन्ति। कि पाठ्यक्रम उन समस्त अनुभवों का समूह है जो छात्रों को अनेक जो प्रक्रियाएं हैं वो उसके द्वारा वो प्राप्त करते हैं। आगे बता रहे ऐसा प्रक्रिया, ये जो प्रक्रियाएं हैं ये विद्यालय कक्षायां प्रयोगशालायां कार्यशालायां क्रीडा क्षेत्रे शिक्षक छात्रयोः अवैयक्तिक संपर्के भवन्ति। कह रहे हैं कि ये जो प्रक्रियाएं हैं ये विद्यालय में, कक्षाओं में, प्रयोगशाला में, कार्यशाला में और क्रीडा क्षेत्र में और शिक्षक और छात्र के अवैयक्तिक संपर्क से होती हैं। जैसा कि इसी संदर्भ में जो प्रसिद्ध दार्शनिक हैं कर, वो क्या बता रहे हैं कि पाठ्यक्रम है समस्त अधिगम है प्रक्रिया भी संबंधित वर्तते। क्या बता रहे हैं कि पाठ्यक्रम समस्त अधिगम प्रक्रियाओं से संबंधित है, जो विद्यालयेन आयोजितम निर्देशितम च भवति, जो विद्यालय में आयोजित और निर्देशित होता है। एते अधिगम अनुभवाः एक व्यक्त्यर्थम समूहार्थम वा विद्यालयात् बहिः च आयोजितम भवति। कह रहे हैं कि यह अधिगम अनुभव एक व्यक्ति, समूह है या विद्यालय से बाहर आयोजित होते हैं। इसी क्रम में आगे जो दूसरे दार्शनिक हैं टेनर महोदय, वो बता रहे हैं कि पाठ्यक्रम है एक है योजनाबद्ध है निर्देशित है अधिगम अनुभव है वर्तते। कि पाठ्यक्रम जो है वो एक योजनाबद्ध निर्देशित अधिगम अनुभव है। अयम इच्छित अनुभव है, यह इच्छित अधिगम
उद्देश्यानाम आधारितः भवति, जो उद्देश्यों पर आधारित होता है। यो छात्राणाम कर्मबद्धः वृद्ध्यर्थम स्वैच्छिक वृत्ति इच्छित अधिगमः उद्देश्य स्वैच्छिक वृत्ति अर्थम विद्यालय निर्देशे भवति। कह रहे हैं कि जो छात्रों को कर्मबद्ध वृद्धि के लिए और स्वैच्छिक वृद्धि के लिए विद्यालय के द्वारा निर्देशित होता है। अयम ज्ञान से अनुभवानां च पुनः संरचना अस्ति, और यह ज्ञान और अनुभवों की पुनः संरचना बताई गई है, जो या छात्राणाम सामाजिक कुशलार्थम अस्ति, तो छात्रों में सामाजिक कुशलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो जैसा कि पाठ्यक्रम का अर्थ हमने देखा, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 ने इसके बारे में जो बात कही है, पाठ्यक्रम निर्माण में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, कहाँ कहाँ निर्देशित होता है, ये बताया। उसी के अनुसार प्रसिद्ध दार्शनिक जो कर रहे हैं, उन्होंने भी पाठ्यक्रम से संबंधित अपनी पूरी भाषाएं प्रस्तुत की। उसी क्रम में जो ट्रेनर महोदय हैं, उन्होंने भी अपना मत रखा। इसी क्रम में हम अब आगे देखते हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, वो 10 सिद्धांत बताए गए हैं, जैसा कि यहाँ पर श्याम पट पर भी दर्शाया गया है। पहला जो पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है, वह है बाल केंद्रिताया सिद्धांत है। देखिए, सभी जो 10 सिद्धांत है, उन 10 सिद्धांतों में सबसे प्रमुख और जो परीक्षा की दृष्टि से प्रमुख है, वो सिद्धांत माना गया है बाल केंद्रीयता का सिद्धांत। उसी क्रम में दूसरा जो सिद्धांत आता है, वो है रचनात्मक शक्ति उपयोगिताया सिद्धांत, कि हम शिक्षण के माध्यम से रचनात्मक शक्ति का किस प्रकार से कर सकते हैं। तीसरा जो सिद्धांत है, वो है उपयोगिताया सिद्धांत है। चौथा नमनीयताया सिद्धांत है। पांचवा जो सिद्धांत है, वो है विविधताया सिद्धांत है। छठा सहसंबंधस्य सिद्धांत है। सातवां क्रीड़ा विधि सिद्धांत है। आठवां व्यक्तिक अनुरूपताया सिद्धांत है। नवम है सामाजिक अनुरूपताया सिद्धांत है। और अंतिम जो 10वां सिद्धांत है, वह है अनुभवानाम पूर्णताया सिद्धांत है। तो इस प्रकार से ये जो 10 सिद्धांत हैं, अब इस प्रत्येक सिद्धांत की हम व्याख्या करते हैं, जिसमें पहला जो सिद्धांत है, वो है बाल केंद्रीयताया सिद्धांत है। तो इसमें हम देखते हैं कि अयम सिद्धांत है पाठ्यक्रम निर्माण से महत्वपूर्ण सिद्धांत है वर्तते। ये जो सिद्धांत है, ये पाठ्यक्रम निर्माण का प्रमुख सिद्धांत माना गया है। अस्मिन् सिद्धांते बालकानां रुचिनां आवश्यकतानां मनोवृत्तीनां क्षमतानां योग्यतानां अधिकम महत्व वर्तते। कह रहे हैं कि इसमें बालकों की जो रुचियां हैं, उनके बारे में, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, उनके बारे में, उनकी मनोवृत्ति क्या है, उनकी क्षमताएं कितनी है, उनकी योग्यता क्या है, कि कितना वो ग्रहण कर सकते हैं, ग्रहण कर पाते हैं, इसके बारे में अधिक महत्व दिया गया है। अतः पाठ्यक्रम निर्माण से बालकस्य शारीरिक मानसिक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक क्षमतानाम अनुरूपम भवति। इसलिए कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम का जो निर्माण है, वो बालक की शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक क्षमताओं के अनुरूप होना चाहिए। यथा भिन्न भिन्न स्तरेषु बालकानां रुचिषु योग्यतासु विभिन्न भवति। क्या कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न स्तरों पर बालकों की रुचियां और योग्यताएं हैं, वो भिन्न भिन्न होती हैं।
अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 अनुसारम बाल केंद्रित पाठ्यक्रम से संस्तुति ही कृतम। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने भी बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की संस्तुति प्रस्तुत की है। दूसरा जो सिद्धांत है रचनात्मक सकते है उपयोगिताया सिद्धांत है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि बालक बालिकाशु रचनात्मक सृजनात्मक शक्तयः भवन्ति। कि बालक और बालिकाओं में रचनात्मक और सृजनात्मक शक्तियाँ होती हैं। छात्राणां रचनात्मक प्रवृत्तीनां विकासाय यदि अवसरः न मिलति तर्हि बालकानां समीचीन प्रकारेण विकासः न भवति। अगर बालक को रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास के लिए यदि पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया जाता है तो बालकों का समुचित प्रकार से विकास नहीं हो पाता है। अतः पाठ्यक्रम में साहित्य, ललित कला, शिल्प, विज्ञान इत्यादि विषयानां पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थानम दातव्य। इसलिए पाठ्यक्रम निर्माण के समय जो ध्यान देने योग्य बातें वो क्या है कि इनमें सभी तरह का, जैसे साहित्य है, ललित कला है, शिल्प है, विज्ञान है आदि विषयों का भी महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। व्यावसायिक विषयन कलया उद्योगेन अपि बालकानां सृजनात्मक शक्तेः विकासः भवति। क्या कह रहे हैं कि उद्योग से बालकों का सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। अतः छात्रेषु सृजनात्मक शक्तेः वृद्धेनार्थम व्यावसायिक विषयानां प्रायोगिक विषयानां सम्मिलितं करणीयम्। इन व्यावसायिक और औद्योगिक जो विषय हैं उनको भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए, जिससे क्या है कि बालक का समुचित जो विकास है वो हो पाता है। तीसरा जो सिद्धांत है वो है उपयोगिताया सिद्धांत है। तो पाठ्यक्रम कर्मस्य निर्माणम वर्तमान जीवने भावी जीवने च जीवनोपयोगी विषयानां क्रियाणां च आधारे कर्तव्यम। अतः पाठ्यक्रमे शैक्षिक विषयशः व्यावसायिक विषयानाम अपि अधिकता भवितव्या। पाठ्यक्रम निर्माण जो है वो वर्तमान जीवन और भावी जीवन और जीवन उपयोगी जो विषय हैं और जो क्रियाएं हैं उनके आधार पर आधारित होना चाहिए। अतः पाठ्यक्रम में शैक्षिक यानी जो पढ़ाए जाने वाले विषय हैं उनके साथ व्यावसायिक विषयों की भी अधिकता होनी चाहिए। चौथा जो सिद्धांत है वो है नमनीयताया सिद्धांत है। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि पाठ्यक्रम विकास से मूल सिद्धांत वर्तते है। ये पाठ्यक्रम का जो मूल सिद्धांत है वो नमनीयता का सिद्धांत माना गया है। पाठ्यक्रम है परिवर्तनशील है वक्तव्य। पाठ्यक्रम जो है उसमें समय समय पर वो परिवर्तित भी होना चाहिए। पाठ्यक्रम में प्रत्येकम वातावरण से अनुकूलम भवेत्। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो प्रत्येक वातावरण के अनुकूल हो। आवश्यकता अनुसारम पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर्तुम शक्यते। और आवश्यकता पड़ने पर उस पाठ्यक्रम में परिवर्तन भी किया जा सके। विषय अध्यापको अपि अध्यापन समय प्रकरणे स्थानीय उदाहरणानि दातुम शक्नोति। इससे अध्यापक क्या है कि शिक्षण कार्य करवाते समय जो स्थानीय उदाहरण है वो भी देने में सक्षम हो सकता है। अगला जो सिद्धांत है वो है विविधताया सिद्धांत है। एकस्याम एव कक्षायां विभिन्न योग्यता अभिवर्ति अभिरुचि युक्तः छात्राः भवन्ति। एक कक्षा में विभिन्न योग्यता अभिरुचि अभिवृत्ति युक्त छात्र होते हैं। अतः पाठ्यक्रम में अपि विभिन्न गतिविधीनां अधिगम अनुभवानां भिन्नता भवितव्या। अर्थात कि पाठ्यक्रम में सर्व स्तरीय छात्राणां
अनुरूपम विषयेषु क्रियासु च विविधता अपि भवितव्यम। कि पाठ्यक्रम में सभी छात्रों के अनुरूप विषयों का और क्रियाओं की विविधता भी होनी चाहिए। छठा जो सिद्धांत है वह है सहसंबंध से सिद्धांत है। तो इसमें पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयाः परस्पर सहसंबंधिताः भवितव्याः। कि पाठ्यक्रम में जो निर्धारित विषय है उनमें परस्पर एक दूसरे के साथ सहसंबंध होना भी अनिवार्य बताया गया है। विषयेषु सहसंबंधेन बालक ज्ञानस्य समग्र रूपेण परिचितः भवति। जिससे क्या है कि सहसंबंध होने से बालक का जो ज्ञान है वो समग्र रूप से परिचित हो जाता है। उससे एक विषय से अधिगम है, एक विषय का जो किया गया ज्ञान है वो अन्य विषय अधिगम पुनर्बलनम करोति। वो दूसरे विषय का जो ज्ञान है वो प्राप्त करने में उसे पुनर्बल मिलता है। एवं पाठ्यक्रमम, और इस पाठ्यक्रम को कोरिलेटेड पाठ्यक्रम अपि कथ्यते। यानी इस पाठ्यक्रम को कोरिलेटेड पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। किस पाठ्यक्रम को? सहसंबंध जो सिद्धांत है उसमें जो पाठ्यक्रम है उसको कोरिलेटेड पाठ्यक्रम कहा जाता है। आगे क्रीड़ा विधि सिद्धांत है। इस सिद्धांत में क्रीड़ा विधि द्वारा अधिगम है आनंददायी स्थायी च होती। अरे कि क्रीड़ा विधि के माध्यम से ग्रहण किया गया जो ज्ञान है वो स्थायी और आनंददायी होता है, यानी आनंद प्रदान करने वाला होता है। अयम मनोवैज्ञानिक तथ्य अपि वर्तते। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है। इसमें कहा गया है कि बालकः क्रीडासु अधिकानंदम अनुभवन्ति। कि बालक है वो क्रीड़ा में यानी खेल में अधिक आनंद का अनुभव करते हैं। एतासु क्रीड़ा विधिषु, और इन खेल में सीखने वाली जो क्रीड़ा विधियां हैं वो मुख्य कौन कौन सी हैं? एक तो किंडर गार्डन विधि, मॉन्टेसरी विधि, प्रोजेक्ट इति प्रमुखा विधयः सन्ति। यानी खेल में सीखने की जो 3 विधियां बताई गई हैं उनमें मॉन्टेसरी विधि, किंडर गार्डन विधि और प्रोजेक्ट विधि 3 ऐसी विधियां हैं जिनके माध्यम से बच्चा जो खेल में है वो अधिक सीखता है और उन विधियों के द्वारा प्राप्त किया गया या सीखा गया जो ज्ञान है वो स्थायी होता है। अतः अनेन सिद्धांतेन बालकः, इस सिद्धांत के द्वारा बालक क्रीड़ा माध्यमेन अधिगम प्राप्त होती। क्रीड़ा के माध्यम से यानी खेल के माध्यम से अधिगम को प्राप्त करता है। अतः पाठ्यक्रम निर्माण करते समय क्रीड़ा विधिषु अधिगम क्रियासु च समन्वयम स्थापितव्यम। इसलिए पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय जो क्रीड़ा विधि है और जो अधिगम विधि है उनमें समन्वय स्थापित करना चाहिए। अष्टम जो विधि है वो है व्यक्तिक अनुरूपताया सिद्धांत है। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि पाठ्यक्रम है बालकस्य व्यक्तिक आवश्यकता नाम अनुरूपम भवितव्यम। कि पाठ्यक्रम का जो है वो बालक की व्यक्तिक आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। बालकस्य रुचि नाम आवश्यकता नाम आकांक्षा नाम पूर्ति पाठ्यक्रमम माध्यमेन भवितव्य। बालक की जो रुचि और आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति और जो आकांक्षाएं उनके प्रति पूर्ति है वो पाठ्यक्रम के माध्यम से होनी चाहिए। पाठ्यक्रम है बालकस्य आयु अनुरूपम। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चे की आयु और उसके मानसिक विकासानुरूपम अपि भवेत्। बालक के आयु के अनुरूप और मानसिक विकास के अनुरूप होनी चाहिए। आगे नवम जो सिद्धांत है वो है सामाजिक अनुरूपताया सिद्धांत है। इस सिद्धांत में पाठ्यक्रम में बालकस्य सामाजिक आवश्यकता नाम अनुरूपम अपि भवेत्। अरे
कि पाठ्यक्रम बालक की सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। भारतीय संदर्भ में पाठ्यक्रम है जनतंत्रात्मक मूल्यानि भावनात्मक विकासम राष्ट्रीय गुणान प्रति उन्मुखः भवनीयम्। अर्थात पाठ्यक्रम है छात्रेषु राष्ट्रीयता, धर्मनिरपेक्षता, जनतंत्रात्मक दृष्टिकोणम उत्पन्न करने सहायकः भवेत्। पाठ्यक्रम में इन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि बच्चे का शैक्षणिक विकास के साथ साथ उसका सामाजिक, जनतंत्रात्मक और धर्मनिरपेक्षता, इन आदि गुणों का समावेश भी उसमें होना चाहिए। दसम जो और अंतिम जो सिद्धांत है वो है अनुभवानाम पूर्णताया सिद्धांत है, कि अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत। तो पाठ्यक्रम से अंतर्गत मानव जाते अनुभवानाम संपूर्णतया निहितः भवति। ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत मानव जाति के यानी मनुष्य जाति के जो संपूर्ण अनुभव है वो उसमें निहित होते हैं, अर्थात सम्मिलित होते हैं। पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक विषय है मानव से अनुभवानाम अपि उचितम स्थानम भवेत्। ये पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक विषयों के साथ मनुष्य के अनुभवों का भी उचित स्थान होना चाहिए। ज्ञान क्षेत्र, क्रीडा क्षेत्रे, कक्षा कक्षे, पुस्तकालय, प्रयोगशालायां शिक्षकानां संपर्केण प्राप्नोति। अतः पाठ्यक्रमे अनुभवानां संपूर्णता भी आवश्यकी भवति। तो कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम में अनुभवों की तो संपूर्णता है वो भी आवश्यक होती है। अब बता रहे हैं कि संस्कृत पाठ्य कर्म निर्धारणे दातव्यः बिन्दवः, कि संस्कृत जो विषय है उसका पाठ्यक्रम बनाते समय जो ध्यान देने योग्य बिंदु हैं उन पे हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि पाठ्यक्रम है स्वतः पूर्ण है भवेत्। पहली जो ध्यान देने योग्य बिंदु है वो क्या है कि पाठ्यक्रम है वो स्वतः पूर्ण होना चाहिए। यथा पाठ्यक्रम में मौखिक कार्यम, उच्चारणम, वाचनम, शब्दावली, व्याकरणम, रचना कार्यम, अनुवादम, भाषा तत्वम, शब्द रूपम, धातु रूपम इत्यादि नाम स्पष्ट उल्लेख भवेत्। कह रहे हैं कि मौखिक कार्य है, उच्चारण है, वाचन है, शब्दावली है, व्याकरण है, रचना कार्य है, अनुवाद है, उसमें प्रयुक्त होने वाले भाषा तत्व है, धातु रूप है, शब्द रूप है आदि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। द्वितीय जो दातव्य बिंदु है वो है पाठ्यक्रम है पूर्ण कक्षा स्तरतः आगामी स्तर से भवेत्। जो जिस भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है वो कक्षा के स्तर का होना चाहिए और आगामी स्तर के अनुकूल भी वो होना चाहिए। तत्र पूर्व कक्षायाः पाठ्यक्रमस्य अभ्यासः अपि भवेत्। उससे होगा क्या कि पूर्व कक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसका भी अभ्यास हो जाएगा। उभयो कक्षयोः पाठ्यक्रमे तारतम्यता भवेत्, पूर्व ज्ञानेन च संबंधितः भवेत्। जो पाठ्यक्रम है वो कि हमारा जो शिक्षण सूत्र है ज्ञातात अज्ञातम प्रति, इस शिक्षण सूत्र के आधार पर बच्चों के पूर्व ज्ञान को देखते हुए वहाँ पर अध्यापक के द्वारा नवीन ज्ञान की स्थापना करनी चाहिए। तृतीय जो बिंदु है विभिन्न आयु स्तर छात्राणाम रुचि बौद्धिक विकास आधारे पाठ्यक्रम से निर्धारणम भवेत्। कि आयु स्तर छात्रों की रुचि और बौद्धिक विकास इसके आधार पर पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए। यथार्थ ज्ञातात अज्ञातम प्रति इति शिक्षण सूत्राणाम पालनम भवितव्य। ज्ञात से अज्ञात की ओर जो हमारा शिक्षण सूत्र है उसका पालन होना चाहिए। अध्यायेषु
दैनिक जीवने उपयोगी शब्दावल्याः प्रयोगः भवेत्। और अध्ययन में न कि क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करें, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें जो हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी हो। अगला जो ध्यान देने योग्य बिंदु है, पाठ्यक्रम में प्रायः सर्वे विषय संबंधितः सामग्री भवेत्। पाठ्यक्रम में सभी विषयों से संबंधित थोड़ी थोड़ी सामग्री होनी चाहिए। अर्थात पाठानाम इतिहासेन, भूगोल, क्रीडया, नैतिक जीवनेन, यात्रा संस्मरणेन, वैज्ञानिकेन, दैनिक व्यवहारेण संबंधितः भवेत्। पाठ्येषु रोचकता विविधता अपि आवश्यकता वर्तते। यानी पाठों में विविधता का होना और रोचकता का होना बहुत ही अनिवार्य है। पाठ्यक्रम में सर्वेषां विधानां पाठासु, पाठ्यक्रम में सभी विधाओं से युक्त जो अध्याय वो होने चाहिए। अर्थात कविता, संवाद, गद्यम, पद्यम, रचना, एकांकी पाठ्यक्रमे भवेयु। अब आगे राजस्थान माध्यमिक कक्षानां संस्कृत पाठ्यक्रमस्य समीक्षा के राजस्थान की जो माध्यमिक कक्षाएं हैं उनमें संस्कृत विषय का जो पाठ्यक्रम है उसकी समीक्षा किस प्रकार की गई है। तो सबसे पहले जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है वो क्या बता रहे हैं कि राजस्थान माध्यमिक कक्षासु संस्कृत पाठ्यक्रम से निम्नलिखित द्वौ स्तरौ स्तः के उसके दो स्तर बताए गए हैं। पहला जो स्तर है वो क्या है कि तृतीय भाषा रूपे अनिवार्य विषय है। उच्च प्राथमिक कक्षासु माध्यमिक कक्षासु च। और द्वितीय जो बताया है वो बताया है वैकल्पिक विषय रूपे। वैकल्पिक विषय के रूप में भी हम उस विषय का चयन कर सकते हैं जो उच्च माध्यमिक कक्षाओं में होता है। आगे अब जो त्रिभाषा सूत्र है उस त्रिभाषा सूत्र में संशोधित जो संस्कृत विषय से स्थिति है उस विषय स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि त्रिभाषा सूत्र में संशोधित संस्कृत से स्थिति। तो त्रिभाषा सूत्र अंतर्गत विद्यालयेषु त्रीणां भाषाणां शिक्षणम अनिवार्य स्वीकृतम। त्रिभाषा जो सूत्र है उसमें शिक्षण सूत्र में तीन भाषाओं का जो विषयों का जो शिक्षण का है वो अनिवार्य रूप से स्वीकार किया गया। जिसमें पहला है मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा, द्वितीय है हिंदी भाषा और तृतीय है आंग्ल भाषा। तो सर्वै राज्यैः इमं सिद्धांतम स्वीकृतम। सभी राज्यों के द्वारा इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया। जो राज्यों में मातृभाषा हिंदी थी वहाँ भी तृतीय भाषा के रूप में अन्य भारतीय भाषा हो जो संविधान के द्वारा स्वीकृत हो, तस्या भाषायाः शिक्षणं प्रचलति स्म। और उस भाषा का शिक्षण में प्रचलन हो। यदि सिद्धांत अनुसार उत्तर भारतस्य हिंदी भाषी प्रांतेषु तृतीय भाषा रूपे संस्कृत भाषायाः प्रचलनम अभवत्। तो जो उत्तर भारतीय हिंदी भाषी जो राज्य है वहाँ पर तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत भाषा का अध्ययन है वो शुरू किया गया। केंद्रीय विद्यालयेषु अपि कक्षा षष्ठीतः अष्टमी कक्षा तावत् संस्कृत अनिवार्य रूपेण स्वीकृतम। तो केंद्रीय विद्यालय हैं उनमें भी कक्षा षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी इन तीनों कक्षाओं में जो संस्कृत विषय का अध्ययन है वो अनिवार्य रूप से लागू किया गया, स्वीकार किया गया। नवमी कक्षा तक 10वीं कक्षा तावत ऐच्छिक विषय रूपेण च स्वीकृतम। और कक्षा 9वीं और 10वीं में ऐच्छिक विषय के रूप में इसे स्वीकार किया गया। संस्कृत आयोग है तो संस्कृत आयोग है 1957
संस्कृत शिक्षण विषय सुविचारा प्रस्तुता। उसने संस्कृत विषय के लिए सुविचार प्रस्तुत किए। संस्कृत आयोगेन संस्कृत से शिक्षण प्रत्येक भारतीय बालकाय अनिवार्य रूपेण भवेत् इति प्रस्ताव है प्रस्तुत है कि संस्कृत आयोग ने संस्कृत शिक्षण को प्रत्येक भारतीय बालक के लिए वो अनिवार्य रूप से हो, ऐसा उन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया। परंतु संस्कृत आयोग से प्रस्तावेषु अवदानम न दत्तम। अब संशोधित त्रिभाषा सूत्र संस्कृत से स्थिति, तो उसमें सबसे पहले तो प्राथमिक विद्यालय स्तर आते हैं, उनकी चर्चा हम करते हैं। तो उसमें कक्षा प्रथमातः पंचमी पर्यंतम सामान्य विद्यालयेषु संस्कृत शिक्षण न भवति। कह रहे हैं कि सामान्य विद्यालयों में कक्षा 1 से 5वीं तक जो संस्कृत विषय है उसका शिक्षण कार्य नहीं होता है। संस्कृत प्राथमिक विद्यालयेषु कक्षा तृतीयातः एकस्मिन् विषय रूपे संस्कृत शिक्षण से प्रावधानम अस्ति। लेकिन संस्कृत के जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें कक्षा तृतीय से लेकर के एक विषय के रूप में संस्कृत शिक्षण का प्रावधान है। द्वितीय उच्च प्राथमिक स्तर है जो कक्षा 6वीं 8वीं पर्यंत माना जाता है। सामान्य शिक्षाया विद्यालयेषु तृतीय भाषा रूपेण सरल संस्कृत से शिक्षणम भवति। जो सामान्य विद्यालय है वहाँ पर उस प्राथमिक स्तर में कक्षा 6 से 6वीं कक्षा के पर्यंत तृतीय भाषा के रूप में जो संस्कृत विषय है उसका शिक्षण कार्य होता है। संस्कृत विद्यालयेषु च संस्कृत से अध्ययनम एकस्मिन् प्रमुख विषय रूपे भवति। संस्कृत जो विद्यालय है उनमें संस्कृत का अध्ययन एक प्रमुख विषय के रूप में होता है। तृतीयतः माध्यमिक स्तर है जहाँ कक्षा 9वीं तक 10वीं कक्षा पर्यंतम सामान्य शिक्षण विद्यालयेषु संस्कृत से तृतीय भाषा रूपे अध्ययनम प्रचलति। कह रहे हैं कि सामान्य शिक्षण के जो विद्यालय है वहाँ पर संस्कृत तृतीय भाषा के रूप में अध्ययन चलता है। संस्कृत विद्यालयेषु च द्वितीय भाषा रूपे अर्थात प्रमुख भाषा रूपे संस्कृत से अध्ययनम प्रचलति। लेकिन संस्कृत विद्यालयों में प्रमुख भाषा के रूप में इसका अध्ययन चलता है। केंद्रीय शिक्षा बोर्ड कक्षा 6 तक संस्कृत अध्ययनम प्रारंभम भवति यत् 8वीं कक्षा पर्यंतम निर्धारितम वर्तते। 9वीं कक्षायां हिंदी विषयांशः संस्कृत से शिक्षणम प्रचलति। उच्च माध्यमिक स्तरे केंद्रीय शिक्षा बोर्ड संस्कृत से वैकल्पिक विषय रूपे स्वतंत्र विषय रूपे वा शिक्षणम भवति। उच्च माध्यमिक शिक्षा और केंद्रीय शिक्षा बोर्ड वहाँ पर संस्कृत का वैकल्पिक विषय के रूप में और स्वतंत्र विषय के रूप में शिक्षण कार्य होता है। राजस्थान बोर्ड अपि उच्च माध्यमिक स्तरे संस्कृत अध्ययनम वैकल्पिक विषय रूपे प्रचलति। हमारे यहाँ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है वहाँ भी उच्च माध्यमिक स्तर पर संस्कृत का अध्ययन है वो वैकल्पिक विषय के रूप में होता है। आगे बता रहे हैं उच्च स्तरे संस्कृत से पाठ्यक्रम किम भवेत् के उच्च स्तर पर संस्कृत शिक्षण का जो पाठ्यक्रम है वो क्या होना चाहिए और अभी वर्तमान में हमारे क्या चलता है। तो आधुनिक सामान्य विद्यालयेषु जो आधुनिक विषयों के जो सामान्य विद्यालय हैं वहाँ पर BA MA इति कक्षा वहाँ पर BA और MA आदि सामान्य विद्यालयों में कक्षाएं चलती हैं। लेकिन शास्त्री महाविद्यालयानां शास्त्री आचार्य इति कक्षा इत्यस्मिन् स्तरे भवन्ति कि हमारे जो BA स्तर की जो कक्षा है उसे शास्त्री और जो MA स्तर की कक्षा है वो आचार्य इस स्तर पर चलती है। अस्य स्तरस्य पाठ्यक्रमे विषयाणां समूहानां निर्धारणम् अनेन प्रकारेण कृतं येन छात्राः संस्कृत विषयं सुगम्यतापूर्वकं स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। BA इत्यस्य
ओनर्स इत्यस्मिन् स्तरे भारतीय संस्कृति तत्त्वैः परिपूर्ण विषयम् अवश्यमेव पाठ्यक्रमे सम्मिलितः करणीयः। परवर्ती पाठ्यक्रम है यह साहित्य व्याकरणे दर्शने आयुर्वेदे ज्योतिषे धर्मशास्त्रे आचार्य इति उपाधि प्रददाति तान् पाठ्यक्रमे अवश्य सम्मिलितः भवेत्। मूल रूपे प्रस्तावित द्विभाषा सूत्रे संस्कृतस्य स्थानं तो इसमें माध्यमिक शिक्षाया स्तरस्य उन्नयन हेतु निर्मित है मुदालियर कमीशन 1952-53 इत्यनेन द्विभाषा सूत्र से उभयो विकल्पयो शास्त्रीय भाषायाः कृते अपि स्थानं निर्धारितम्। प्रथमं विकल्पं निम्नलिखितासु कापि एका भाषा येषु मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा शास्त्रीय भाषयो मिश्रितः पाठ्यक्रम है। द्वितीय विकल्पम निम्नलिखितासु कापि एका भाषा हिंदी प्रारंभिक आंग्ल भाषा उच्च आंग्ल भाषा कापि एकी आधुनिकी भाषा तथा हिंदी भाषा। अग्रे नवीन शिक्षा नीतौ संस्कृतस्य स्थान, जो नई शिक्षा नीति बनी उसमें संस्कृत का जो स्थान है उसके बारे में बताया है। तो नवीन शिक्षा नीति 1986 यासाम भावनानां स्थानम् एतत् तासां विषये श्री राजीव गांधी महोदयेन 1985 तमे वर्षे जनवरी मासस्य 5 दिनांके राष्ट्रस्य नाम संदेशे उक्तं यत् शिक्षा एतादृशी भवेत् या राष्ट्रीय समर्थता कार्यनैतिकतां च प्रोत्साहनं प्रदातव्यं। प्रत्येकं विद्यार्थिनाम् अस्माकं स्वतन्त्रता संग्रामे राष्ट्रीय एकतायां तस्य महत्व विषये सम्यक् रूपेण अवगतः भवेत्। अस्माकं विद्यालयान् महाविद्यालयान् भारतस्य प्राचीन संस्कृत विषये युवा पीढ़िं ज्ञानं भवेत्। संस्कृत आयोगेन प्रदत्ताः संस्तुत्याः स्वीकुर्वन् अपि कोठ्यारी आयोगेन संस्कृतम् अथवा अन्य काचित् शास्त्रीय भाषां त्रिभाषा सूत्रे स्थानं न दत्तम्। त्रिभाषा सूत्रानुसारं राजस्थाने हिंदी आंग्ल भाषा आधुनिक भारतीय भाषासु कस्यापि एकस्याः अध्ययनं भविष्यति। संस्कृत भाषा आधुनिक भारतीय भाषा न स्वीकृतं या च समस्त भारतीय भाषाणां जननी वर्तते। संस्कृतं पठन पाठनेन देशस्य विभिन्न भाषाः सम्यक्तया अवबोधयितुं शक्यते। तात्कालिक स्थितिः प्रायः अन्येषु प्रान्तेषु अपि राजस्थानस्य सदृशी आसीत्। केंद्र सर्वकारेण 1999-2017 श्रूयताम्। केंद्र सर्वकारेण 1999-2017 संस्कृत वर्षं घोषितं कृतम्। अर्थात केंद्र सरकार ने सन 1999-2000 को संस्कृत वर्ष के रूप में घोषित किया, किंतु संस्कृतम 10वीं कक्षायाः पाठ्यक्रमे सम्मिलित करणस्य उच्चतम न्यायालयस्य आदेशं पालनं 5 वर्षाणि अनन्तरम् अपि नवोदय विद्यालयेषु पालनं न अभवत्। निष्कर्ष रूपे वयं कथयितुं शक्यते यत् अस्माकं देशे संस्कृत भाषायाः स्थितिः सन्तोषप्रदा नास्ति। अतः एतस्मिन् समये सरल सरस सुबोध शिक्षण विधिनां माध्यमेन छात्रेषु संस्कृतं प्रति रुचि जागरणस्य आवश्यकता वर्तते। तो
जैसा कि आज संस्कृत शिक्षण की जो हमारी चतुर्थ इकाई है पाठ्यक्रम निर्माण से सिद्धांता, उसके बारे में हमने अध्ययन किया, आपको अधिक से अधिक बताने का प्रयास किया। तो आप भी इनका समय समय पर शिक्षण कार्य करते रहे ताकि आगामी आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो आपकी योग्यता परीक्षा हो, चाहे वो प्रायोगिक परीक्षा हो, उसमें आपको अधिक से अधिक सफलता मिल सके। धन्यवाद। साढ़े 7 बजे